हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैंगे उन सभी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है बीकॉम प्रोग्राम कोर्स के अंदर, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग। तो अब मैं आप लोगों के साथ इसका ही एग्जाम, सबसे पहला एग्जाम है इन स्टूडेंट का, कुछ का बहुत ही जल्द आने वाला है, कुछ के एग्जाम में अभी टाइम है। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं अब लेकर आने वाला हूँ आप लोगों की, इसमें जो भी पांचों यूनिट आ रही हैं सभी की वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर एक वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी एक यूनिट को काफी डिटेल में सारे कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन कर दिया करूंगा। तो एक एक करके आपको पांचों यूनिट्स की वीडियो मिलने वाली है, जिसमें आपको एक वीडियो के अंदर एक पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। तो ऐसे 5 यूनिट आएंगी आपकी वन शॉट रिवीजन की। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो नोट्स इनके पेड हैं। अगर आपको परचेज करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर या चैनल पर मोबाइल नंबर मिल जाएगा, आप वहाँ पर मेरे को डीएम करिए, वहाँ से आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इन वन शॉट रिवीजन को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी यूनिट नंबर 2 है, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, उसकी वन शॉट रिवीजन वीडियो, जिसके अंदर पूरी यूनिट को हम एक वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। और सबसे पहले देखेंगे कि आपका इसमें सिलेबस क्या क्या है जो आपको कवर करना है आपके एग्जाम्स के लिए। तो क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, वुमेन एंटरप्रेन्योर, सोशल एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, उसके बाद फैमिली बिजनेस का कंसेप्ट, स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ फैमिली फर्म्स, फिर कल्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ फैमिली फर्म एंड मैनेजिंग बिजनेस। इतना कंसेप्ट आपको इस यूनिट के अंदर कवर करना है। ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं है, छोटी सी है। देखते हैं कितनी वीडियोस इसकी यूनिट की बन सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर से। सबसे पहला एंटरप्रेन्योर का टाइप हैगा सीरियल एंटरप्रेन्योर। तो अ सीरियल एंटरप्रेन्योर इज समवन हु स्टार्ट एंड लीड मल्टीपल बिजनेस ओवर देयर करियर। एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो अपने करियर में पूरे में कई सारे बिजनेस स्टार्ट करता है, उन्हें लीड करता है, उसे कहा जाता है आपका सीरियल एंटरप्रेन्योर। इस एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? तो दीज इंडिविजुअल थ्राइव ऑन क्रिएटिंग एंड बिल्डिंग बिजनेस। ये जो इंडिविजुअल होते हैं वो कैसे होते हैं? अच्छे तरीके से बिजनेस को क्रिएट कर पाते हैं, बिल्ड कर पाते हैं। वंस दे स्टेबलाइज एंड पॉसिबली सेल अ वेंचर, दे मूव टू द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। एक बार इन्होंने एक बिजनेस बना लिया, उसे वो फिर क्या करते हैं? सेल कर देते हैं और अगली अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें कहा जाता है आपका सीरियल एंटरप्रेन्योर। सेकंड तरीके के होते हैं आपके सोशल एंटरप्रेन्योर। तो सोशल एंटरप्रेन्योर आर ड्राइवन बाय अ डिजायर टू क्रिएट पॉजिटिव सोशल और एनवायरमेंटल चेंज। सोशल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि जिनका मोटिव क्या हो? सोशल और एनवायरमेंटल चेंज लाना हो पॉजिटिव वे में, वो कहलाते हैं आपके सोशल एंटरप्रेन्योर। दे ऑफन फोकस ऑन सोल्विंग सोशल इशू थ्रू इनोवेटिव बिजनेस मॉडल। ये अपने इनोवेटिव बिजनेस मॉडल की मदद से जो सोसाइटी में इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? तो सोशल इंपैक्ट इज द प्राइमरी गोल एंड फाइनेंशियल प्रॉफिट इज सीन एंड मीन्स टू सपोर्ट एंड सस्टेन देयर सोशल मिशन। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? सोसाइटी को सर्व करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसके अलावा ये जो प्रॉफिट अर्न करते हैं वो सिर्फ एक अपने इस सोशल सपोर्ट को, जो इनका सोशल मिशन है उसे सपोर्ट करने के लिए प्रॉफिट अर्न करते हैं, उससे ज्यादा वो प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं। थर्ड होते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो अ वुमेन एंटरप्रेन्योर इज अ वुमन हु स्टार्ट एंड ऑपरेट हर ओन बिजनेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन होप ऑफ प्रॉफिट। एक वुमेन एंटरप्रेन्योर कौन होती है? एक ऐसी वुमेन जो स्टार्ट करती है और ऑपरेट करती है अपना खुद का बिजनेस और सारे फाइनेंशियल रिस्क लेती है और प्रॉफिट अर्न करती है, तो उसे वुमेन एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? तो दीज इंडिविजुअल सीक्स अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड पर्सनल लाइफ एंड में प्रायोरिटाइज ऑटोनॉमी एंड पर्सनल सेटिस्फेक्शन ओवर रैपिड बिजनेस ग्रोथ। ये जो वुमेन एंटरप्रेन्योर होती हैं वो एक अच्छा बैलेंस क्रिएट कर लेती हैं वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच में, और उसी टाइप से चीजों को प्रायोरिटाइज करती हैं कि उनको पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिले, ना कि उन्हें बिजनेस की ग्रोथ पर इतना ध्यान होता है, उनको पर्सनल सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। नेक्स्ट होते हैं हमारे स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर। तो स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर एम टू क्रिएट हाई वर्थ कंपनीज विद पोटेंशियल फॉर रैपिड एक्सपेंशन एंड सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर। स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? इनका जो एम होता है वो क्या होता है? हाई ग्रोथ करना, ऐसी कंपनीज क्रिएट करना जो कि काफी जल्दी एक्सपेंड करें और एक मार्केट में सिग्निफिकेंट शेयर को हेल्ड कर ले।
इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? दे ऑफन सीक न्यू वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टमेंट टू फ्यूल फास्ट ग्रोथ एंड फोकस ऑन स्केलिंग देयर बिजनेस क्वालिटी। ये क्या करते हैं? वेंचर कैपिटल का और एंजल इन्वेस्टमेंट का यूज करते हैं अपने बिजनेस को फास्टली ग्रो करने के लिए और बिजनेस की स्केलेबिलिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर। तो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर टिपिकली स्टेबलाइज एंड ऑपरेट स्मॉल बिजनेस सच एज लोकल शॉप, रेस्टोरेंट एंड सर्विस प्रोवाइडर। स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? ऐसे एंटरप्रेन्योर जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, जैसे कि कोई लोकल शॉप, कोई रेस्टोरेंट या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? दे ऑफन प्रायोरिटाइज स्टेबिलिटी, लोकल कम्युनिटी इम्पैक्ट एंड पर्सनल रिलेशनशिप विद कस्टमर। ये किस चीज पर फोकस करते हैं? स्टेबिलिटी पर फोकस करते हैं, लोकल कम्युनिटी इम्पैक्ट पर फोकस करते हैं और कस्टमर के साथ इनका पर्सनल रिलेशन कैसा है, इन सारी चीजों पर ये फोकस करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इनोवेटिव एंड टेक एंटरप्रेन्योर। तो इनोवेटिव और टेक एंटरप्रेन्योर आर फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एंड ब्रिंगिंग टू मार्केट न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। ऐसे एंटरप्रेन्योर जो किस चीज पर फोकस करें? नई टेक्नोलॉजी को बनाने में और उसे मार्केट में लाने पर फोकस करें, उन्हें कहा जाता है आपका इनोवेटिव और टेक एंटरप्रेन्योर। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? दे थ्राइव ऑन टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑफन वर्किंग इंडस्ट्रीज सच एज सॉफ्टवेयर, बायोटेक ऑफ और हार्डवेयर। ये कौन होते हैं? ये ज्यादातर टेक्नोलॉजी, रिसर्च और डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं और कैसी इंडस्ट्रीज में पाए जाते हैं? जो सॉफ्टवेयर, बायोटेक और हार्डवेयर इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें इस टाइप के एंटरप्रेन्योर पाए जाते हैं ये। नेक्स्ट होते हैं हमारे कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, जिन्हें हम इंट्राप्रेन्योर भी कहते हैं। तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर आल्सो नोन एज इंट्राप्रेन्योर्स वर्क विद इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बट अडॉप्ट एन एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट टू ड्राइव इनोवेशन एंड ग्रोथ। ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं और उसके साथ साथ अपने आइडियाज को इनोवेट और ग्रो भी कर पाते हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम कहते हैं कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर या इंट्राप्रेन्योर। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? दे नेविगेट देयर कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर टू इंट्रोड्यूस एंड इम्प्लीमेंट न्यू आइडिया, प्रोडक्ट और प्रोसेस। ये अपने आइडिया को नेविगेट करते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में, जिससे ये क्या कर पाते हैं? उसे अपने नई आइडिया को इंट्रोड्यूस कर पाते हैं, इम्प्लीमेंट कर पाते हैं और जो भी उन्हें प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विस प्रोवाइड करवानी होती है वो करवा पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंचाइजी एंटरप्रेन्योर। तो फ्रेंचाइजी एंटरप्रेन्योर परचेज एंड ऑपरेट अ बिजनेस बेस्ड ऑन स्टेबलाइज्ड एंड सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल डेवलप्ड बाय अनदर कंपनी। ऐसे एंटरप्रेन्योर जो पहले से बिजनेस स्टेबलाइज है, किसी और कंपनी ने उसे स्टेबलाइज कर दिया है, उसकी फ्रेंचाइजी खरीद लेते हैं और उसे ऑपरेट करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है फ्रेंचाइजी एंटरप्रेन्योर। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? दे बेनिफिट फ्रॉम ब्रांड रिकॉग्निशन एंड सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय फ्रेंचाइजर। इनको बेनिफिट मिलता है किस चीज का? ब्रांड रिकॉग्निशन का, मतलब वो पहले से स्टेबलाइज बिजनेस मॉडल होता है, उसे ये परचेज कर लेते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा इन्हें जो फ्रेंचाइजर होता है वो भी सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉर्पोरेट वो कल्चरल एंटरप्रेन्योर। तो कल्चरल एंटरप्रेन्योर आर फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एंड प्रमोटिंग कल्चर और आर्टिस्टिक प्रोडक्ट एंड एक्सपीरियंस। कल्चरल एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? ऐसे एंटरप्रेन्योर जो क्रिएट और प्रमोट करने पर फोकस करते हैं, किस चीज को? कल्चर और आर्टिस्टिक प्रोडक्ट और एक्सपीरियंस क्रिएट और प्रमोट करने में फोकस करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कल्चरल एंटरप्रेन्योर। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? दे में इंक्लूड आर्टिस्ट। इसके अंदर कौन कौन लोग आ जाते हैं? आर्टिस्ट होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, राइटर्स होते हैं एंड अदर हु एम टू मेक कल्चर इम्पैक्ट थ्रू देयर क्रिएटिव वर्क। जो अपने क्रिएटिव वर्क की मदद से कल्चर के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, वो सारे आपके इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये होते हैं आपके कल्चरल एंटरप्रेन्योर। इसी के साथ ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर। टोटल आपके 9 टाइप्स के एंटरप्रेन्योर आपके सिलेबस में दिए गए हैं, जो आपको कवर करने हैं। सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें करना है वो है वुमन एंटरप्रेन्योर। तो वुमन एंटरप्रेन्योर आर सिग्निफिकेंट एंड ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटी मेकिंग वल्नरेबल कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी। क्या बोला है? जो वुमन एंटरप्रेन्योर है ये एक सिग्निफिकेंट और सबसे ग्रोइंग सेगमेंट है कि एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी की, मतलब जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं उसमें से आज के टाइम पर जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है वो सबसे ज्यादा निकल कर आ रहे हैं, उभर रहे हैं एक तरीके से, मेकिंग वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमी एंड सोसाइटी। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो भी सोसाइटी के और कम्युनिटी के अंदर एक अच्छा कंट्रीब्यूशन, ये वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन बना रहे हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योर फेस यूनिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी इन द बिजनेस वर्ल्ड। जो वुमेन एंटरप्रेन्योर होते हैं उन्हें यूनिक चैलेंजेस मिलते हैं और यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलती है बिजनेस वर्ल्ड के अंदर, एंड देयर एक्सपीरियंस वेरी बेस्ड ऑन फैक्टर
सच एज इंडस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पर्सनल बैकग्राउंड। और इनका जो एक्सपीरियंस है वो अलग अलग है और किस चीज पर बेस्ड होता है, इनकी इंडस्ट्री क्या है, ज्योग्राफी क्या है और पर्सनल बैकग्राउंड कैसा है, उसके बेसिस पर इनका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है हर इंडस्ट्री में। हियर आर सम की एस्पेक्ट रिलेटेड टू वुमेन एंटरप्रेन्योर। अब वुमेन एंटरप्रेन्योर के बारे में कुछ बता रखा है आपको। सबसे पहला है मोटिवेशन। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफन स्टार्ट बिजनेस फॉर रीजन सच एज परस्यूइंग पैशन, अचीविंग वर्क लाइफ बैलेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड एड्रेसिंग अनमीट मार्केट नीड। इनको मोटिवेशन कहाँ से मिलती है वुमेन्स को एंटरप्रेन्योर बनने की? तो इनको जो ये रीजंस होते हैं वो क्या क्या होते हैं? कुछ को अपना पैशन परस्यू करना होता है, कुछ को वर्क लाइफ बैलेंस अचीव करना होता है, कुछ को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए होती है और कुछ को जो अनमीट मार्केट की नीड्स है उन्हें मीट आउट करना होता है। इस वजह से ये अपना एंटरप्रेन्योर का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है चैलेंजेस क्या क्या होते हैं। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर फेस चैलेंजेस सच एज एक्सेस टू फंड, नेटवर्क, मेंटरिंग, जेंडर बायस, वर्क लाइफ बैलेंस, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। जो वुमेन एंटरप्रेन्योर होते हैं उन्हें कई सारे चैलेंज हो गए, जैसे कि फंडिंग की चैलेंज, नेटवर्किंग की, मेंटरशिप की, फिर जेंडर बायस हो गया, वर्क लाइफ बैलेंस हो गया और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। इन सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। ओवरकमिंग दिस बैरियर रिक्वायर रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन एंड सपोर्ट फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। और इन सारे चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इन्हें किस चीज की, रेजिलियंस की, डिटर्मिनेशन की और जो बाकी एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम है उसके सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है सपोर्ट नेटवर्क। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर बेनिफिट फ्रॉम मेंटरशिप, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, एक्सेस टू कैपिटल, ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड कम्युनिटी सपोर्ट टेलर टू देयर यूनिक नीड। वुमेन एंटरप्रेन्योर को किस चीज का बेनिफिट मिलता है? मेंटरशिप का, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी का, एक्सेस टू कैपिटल का, ट्रेनिंग प्रोग्राम का और कम्युनिटी सपोर्ट का, जो कि उनकी यूनिक नीड्स को फुलफिल करता है। फिर है सक्सेस स्टोरी। तो वुमेन एंटरप्रेन्योर हैव अचीव्ड रिमार्केबल सक्सेस इन वेरियस इंडस्ट्री, लॉन्चिंग इनोवेटिव स्टार्टअप, स्केलिंग बिजनेस एंड बिकमिंग इंडस्ट्री लीडर। कई सारी सक्सेस स्टोरी है वुमेन एंटरप्रेन्योर की जिन्होंने अपना एक अच्छा स्टार्टअप स्टार्ट करा है और पूरी इंडस्ट्री को लीड करा है। एग्जाम्पल में जैसे कि सारा ब्लेके जिन्होंने स्पैंक्स की खोज करी, इन्वेंशन करी थी, व्हाइटनी वॉल्फ हर्ट जिन्होंने बम्बल की इनोवेशन करी थी। तो ये इनकी कुछ की सक्सेस स्टोरी के बारे में आपको बताया है। नेक्स्ट है एम्पावरमेंट एंड एडवोकेसी। तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट इकोनॉमिक एम्पावरमेंट बट आल्सो अबाउट चैलेंजिंग जेंडर नॉर्म, प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन एंड एडवोकेटिंग फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। जो ये वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट है ये सिर्फ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए ही नहीं, इसके अलावा वो जो जेंडर नॉर्म के चैलेंजेस हैं, प्रमोटिंग मतलब डाइवर्सिटी के जो चैलेंजेस हैं उन्हें प्रमोट कम करने के और डाइवर्सिटी सबकी मतलब वुमेन्स की भी इन्वॉल्वमेंट हो बिजनेस में, ऐसी प्रमोशन करी जा रही है। इंक्लूजन, एडवोकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम के अंदर वुमेन की। तो ये सारी चीजें करी जा रही हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर की मदद से। नेक्स्ट है फ्यूचर ट्रेंड। तो द फ्यूचर ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इज promising with an increasing number of women starting business, leading corporate initiative and driving innovative across sector। फ्यूचर क्या एक्सपेक्ट करा जा रहा है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है वो बहुत बड़े नंबर में बढ़ेंगी, नए नए वुमेन्स बिजनेस सेटअप करेंगी, कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्स लेंगी और इनोवेशन लाएंगी सेक्टर्स के अंदर। As more resources and support become available for women entrepreneur, their impact on the economy is expected to grow significantly। और women entrepreneur को कई सारे रिसोर्स अवेलेबल करवाए गए हैं, इस वजह से इनका मार्केट ग्रोथ में और ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है आपका वुमेन एंटरप्रेन्योर का। नेक्स्ट कंसेप्ट है जो वो है आपका सोशल एंटरप्रेन्योर का। सोशल एंटरप्रेन्योर कौन होता है? तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग एंटरप्रेन्योरियल प्रिंसिपल एंड बिजनेस स्ट्रेटजीज टू क्रिएट पॉजिटिव सोशल और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप प्रिंसिपल और बिजनेस स्ट्रेटजीज का यूज करना किस चीज के लिए? एनवायरमेंट और सोसाइटी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। तो उस चीज को कहा जाता है आपका सोशल एंटरप्रेन्योर। Social entrepreneurs are individuals who start business and organization with the primary goal of addressing pressing social issues। सोशल एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं? ऐसे इंडिविजुअल जो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, जिनका प्राइमरी गोल क्या होता है? सोशल इश्यूज को एड्रेस करना, जैसे कि पॉवर्टी को, इनइक्वालिटी को, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, हेल्थ केयर को, एजुकेशन को और कम्युनिटी डेवलपमेंट को।
इन सारी चीजों को फोकस करना है, एड्रेस करना है। जिस एंटरप्रेन्योर इंडिविजुअल का गोल हो वो कहलाता है आपका सोशल एंटरप्रेन्योर। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए हैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की। सबसे पहले मिशन ड्राइवन है। तो सोशल एंटरप्रेन्योर आर ड्राइव बाय अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस एंड डिजायर टू मेक डिफरेंस इन सोसाइटी। जो सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं उनका जो पर्पस होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उनकी डिजायर होती है कि वो सोसाइटी के अंदर जो ये डिफरेंस है उसे चेंज ला करके रहेंगे। देयर प्राइमरी गोल इज टू क्रिएट पॉजिटिव सोशल चेंज रेदर देन मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। इनका जो प्राइमरी गोल होता है वो सोसाइटी के अंदर चेंज लाना इनका प्राइमरी गोल होता है, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका गोल होता है। नेक्स्ट है इनोवेटिव सॉल्यूशन। तो सोशल एंटरप्रेन्योर डेवलप इनोवेटिव एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन टू एड्रेस सोशल चैलेंजेस। जो सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सस्टेनेबल और इनोवेटिव सॉल्यूशन लेकर आते हैं जो सोसाइटी के अंदर चैलेंजेस है उनके लिए। दे ऑफन लिवरेज टेक्नोलॉजी, बिजनेस मॉडल, पार्टनरशिप एंड क्रिएटिव अप्रोच टू टैकल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इफेक्टिवली। ये क्या करते हैं, जो इनके पास टेक्नोलॉजी होती है, बिजनेस मॉडल होता है, पार्टनरशिप होती है और क्रिएटिव अप्रोच होती है, उसका यूज करके जो भी प्रॉब्लम होती है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इफेक्टिवली टैकल कर पाते हैं। नेक्स्ट है मेजरेबल इम्पैक्ट। तो सोशल एंटरप्रेन्योर फोकस ऑन मेजरिंग एंड इवैल्यूएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ देयर इनिशिएटिव। जो सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो साथ में इस चीज पर भी फोकस रखते हैं कि वो जो स्टेप्स ले रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। दे यूज मैट्रिसेस एंड डाटा टू ट्रैक प्रोग्रेस, डेमोन्स्ट्रेट आउटकम एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी टू स्टेक होल्डर। ये क्या करते हैं, मैट्रिसेस का यूज करते हैं, डेटा का यूज करते हैं, प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, आउटकम को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। तो ये कहलाता है आपका मेजरेबल इम्पैक्ट। नेक्स्ट है सस्टेनेबिलिटी। तो सोशल एंटरप्रेन्योर एम्स टू क्रिएट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन दैट हैव लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी और द एनवायरनमेंट। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, ये इसका जो एम है वो क्या है, एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाना किसी भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम या सोशल प्रॉब्लम के लिए। ये इसका मेन एम होता है। दिस इन्वॉल्व बिल्डिंग स्केलेबल एंड फाइनेंशियल वायबल मॉडल। तो इसके लिए ये क्या करते हैं, एक स्केलेबल और फाइनेंशियल वायबल मॉडल क्रिएट करते हैं व्हाट कैन सस्टेन देयर सोशल मिशन ओवर टाइम, जो कि इनके सोशल मिशन को के ऊपर सस्टेन कर पाए ऐसा मिशन क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है कोलैबोरेशंस। तो सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफन कोलैबोरेट विद वेरियस स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट बिजनेस, कम्युनिटीज एंड इन्वेस्टर। जो ये सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं ये क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं कई सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, कई सारी गवर्नमेंट्स के साथ, कई सारी नॉन प्रॉफिट बिजनेसेस और कम्युनिटीज और इन्वेस्टर्स के साथ टू मैक्सिमाइज देयर इम्पैक्ट एंड रीच। जिससे क्या हो, इनका जो इम्पैक्ट है और इनका जो रीच है उसे ये मैक्सिमाइज कर पाए। पार्टनरशिप प्ले अ क्रूशियल रोल इन एडवांसिंग सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव। और जो पार्टनरशिप है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है इस टाइप के एंटरप्रेन्योरशिप के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्रिएट करने में। ठीक है। नेक्स्ट है एथिकल प्रैक्टिस। तो सोशल एंटरप्रेन्योर प्रायोरिटाइज एथिकल प्रैक्टिस, ट्रांसपेरेंसी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर ऑपरेशन। जो सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ऑपरेशंस में, मतलब वो जो भी एक्टिविटीज करते हैं उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होती है, एथिकल प्रैक्टिस होती है और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्वॉल्व होती है। दे एडेड टू हायर स्टैंडर्ड ऑफ इंटीग्रिटी, फेयरनेस एंड अकाउंटेबिलिटी इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ देयर वर्क। ये क्या करते हैं, अपने काम के हर एस्पेक्ट्स के अंदर इनकी इंटीग्रिटी होती है, फेयरनेस होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है हर काम के अंदर। नेक्स्ट है ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट लिमिटेड बाय ज्योग्राफिक बाउंड्रीज। जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप होती है वो ज्योग्राफी बाउंड्रीज से लिमिटेड नहीं होती है, मतलब ये ग्लोबल भी हो जा सकती है। सोशल एंटरप्रेन्योर एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस। जरूरी नहीं है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के ही चैलेंजेस को ये सॉल्व करें, ये ग्लोबली भी चैलेंजेस को सॉल्व करते हैं। वर्क अक्रॉस बॉर्डर टू क्रिएट पॉजिटिव चेंज ऑन लार्ज स्केल। और बॉर्डर के अक्रॉस जाकर भी काम करते हैं जिसका क्या इससे इन्हें जो रिजल्ट है वो अक्रॉस बॉर्डर भी लार्ज स्केल पर मिल सके और लार्ज स्केल पर ये चेंज ला सके। एग्जाम्पल में आता है, एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल सोशल एंटरप्रेन्योर इंक्लूड मोहम्मद यूनस जिन्होंने ग्रामीण बैंक की एस्टेब्लिशमेंट करी, वेंडी कूप जिन्होंने टीच फॉर अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट करी, जैकलीन नोवरगाइट्स जिन्होंने एक्वामैन की एस्टेब्लिशमेंट करी, ब्लैक माइस की जिन्होंने टॉम शूज की इन्वेंशन या एस्टेब्लिशमेंट करी। ठीक है, ये आपके कुछ एग्जाम्पल थे सोशल एंटरप्रेन्योर के। जो थर्ड तरीके के एंटरप्रेन्योर हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है वो है आपके कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर।
तो अ कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर आल्सो नोन एज इंट्राप्रेन्योर, इन्हें हम इंट्राप्रेन्योर भी कहते हैं, इज एन इंडिविजुअल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हु बिहेव लाइक अ एंटरप्रेन्योर बट ऑपरेट विद इन द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। एक ऐसा इंडिविजुअल जो एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, वो एंटरप्रेन्योर की तरह बिहेव करता है लेकिन एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर के अंदर रहकर, उसे हम कहते हैं इंट्राप्रेन्योर या कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। कॉर्पोरेट entrepreneur exhibit entrepreneurial characteristics such as creativity, innovation, risk taking। जो ये कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर होता है, इसके पास भी बाकी एंटरप्रेन्योर की तरह सारी कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। क्रिएटिव होता है, इनोवेटिव होता है, रिस्क टेकिंग होता है एंड प्रोएक्टिव माइंडफुल व्हाइल वर्किंग विद इन द कंस्ट्रेंट। और इसका माइंडसेट भी प्रोएक्टिव होता है लेकिन इसके कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं जिसके अंदर रहकर इसे काम करना होता है। एंड रिसोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, इसे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज और कंस्ट्रेंट के अंदर रहकर ही अपना एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट यूज करके इनोवेशंस करनी होती हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर की आपकी, जैसे इनोवेटिव थिंकिंग। तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर न्यू आइडिया, अपॉर्चुनिटी एंड सॉल्यूशन टू ड्राइव इनोवेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ये एंटरप्रेन्योर होते हैं, ये हमेशा एक न्यू आइडिया, अपॉर्चुनिटी और सॉल्यूशन को ढूंढते रहते हैं, उसके लिए देखते रहते हैं जिससे ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इनोवेशन कर पाए। दे चैलेंज द स्टेटस क्यू एंड सीक वेज टू इम्प्रूव प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस, प्रोडक्ट और सर्विस होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन्हें इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट है रिस्क टेकिंग। तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर आर विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड एक्सप्लोर न्यू वेंचर और प्रोडक्ट। जो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर होते हैं, ये क्या करते हैं, अगला है आपका रिस्क टेकिंग। तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर आर विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क एंड एक्सप्लोर न्यू वेंचर और प्रोजेक्ट दैट हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। जो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो क्या करते हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और नए वेंचर और प्रोजेक्ट का यूज एक्सप्लोर करते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यू क्रिएट की जा सके। दे आर नॉट अफ्रेड टू फेल बट लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस टू ड्राइव फ्यूचर सक्सेस। ये फेल होने से नहीं डरते हैं बल्कि ये अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं कि फ्यूचर में सक्सेस इन्हें कैसे गेन करनी है। नेक्स्ट है रिसोर्सफुलनेस। तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर आर एडेप्ट एट लिवरेजिंग एग्जिस्टिंग रिसोर्स, नेटवर्क एंड कैपेबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू सपोर्ट देयर इनोवेशन इनिशिएटिव। ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पहले से एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, नेटवर्क और कैपेबिलिटीज हैं, उनका यूज करके इनोवेटिव इनिशिएटिव लेते हैं। दे नो हाउ टू नेविगेट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस टू ब्रिंग देयर आइडिया टू फ्रूटिशन। क्योंकि उन्हें पता होता है कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और प्रोसेसेस का कैसे यूज करना है जिससे ये एक बेटर रिजल्ट निकाल सके। नेक्स्ट है क्रॉस फंक्शनिंग कोलैबोरेशन। तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर कोलैबोरेट विद कलीग्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ फंक्शन टू गैदर डाइवर्स पर्सपेक्टिव। जो ये कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर होते हैं, ये अपने कलीग्स के साथ जो अलग अलग डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे होते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं जिससे ये इंफॉर्मेशन गैदर कर पाए एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव के लिए, एक एक्सपर्टीज के लिए एंड सपोर्ट कर पाए प्रोजेक्ट्स को। दे बिल्ड रिलेशनशिप एंड नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू ड्राइव क्रॉस फंक्शनल इनोवेशन। ये क्या करते हैं, रिलेशनशिप और नेटवर्क बिल्ड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिससे ये क्रॉस फंक्शनल इनोवेशन कर पाए। नेक्स्ट है रिजल्ट ओरिएंटेड। तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर फोकस ऑन अचीविंग टेंजिबल रिजल्ट एंड आउटकम दैट कंट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। जो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो फोकस करते हैं टेंजिबल रिजल्ट को अचीव करने में, आउटकम को अचीव करने में, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करता है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाता है ऑर्गेनाइजेशन की एंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। दे सेट क्लियर गोल्स, मेजर प्रोग्रेस एंड अडेप्ट देयर स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन फीडबैक एंड डेटा। ये क्या करते हैं, अपने गोल्स को क्लियरली सेट करते हैं, प्रोग्रेस को मेजर करते हैं और अगर स्ट्रेटेजीज में कोई भी चेंज करना होता है तो उसे चेंज करके फीडबैक और डेटा दोनों चीजों का यूज करते हैं। नेक्स्ट है एडेप्टेबिलिटी। तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर आर एडेप्टेबल एंड एजाइल इन रिस्पॉन्डिंग टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन। जो ये कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो कैसे होते हैं, एडेप्टेबल होते हैं चेंजिंग मार्केट कंडीशन में, कस्टमर नीड्स में और इंटरनल डायनेमिक्स में। दे कैन पाइवट क्विकली, एक्सपेरिमेंट विद न्यू अप्रोच। ये अपने जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उन्हें न्यू अप्रोच के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर पाते हैं, चेंज कर पाते हैं एंड एडजस्ट देयर स्ट्रेटेजीज बेस्ड ऑन फीडबैक एंड इनसाइट्स। और जो इन्हें फीडबैक और इनसाइट्स मिलती हैं उनके बेसिस पर ये अपनी स्ट्रेटेजीज को भी एडजस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है लीडरशिप। तो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप क्वालिटीज सच एज विजन, इन्फ्लुएंस, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड द एबिलिटी टू इंस्पायर एंड मोटिवेट अदर
टू सपोर्ट देयर इनोवेटिव इनिशिएटिव। जो कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपनी लीडरशिप क्वालिटी, विजन, इन्फ्लुएंस, कम्युनिकेशन स्किल और एबिलिटी टू इंस्पायर एंड मोटिवेट अदर का यूज करके इनिशिएटिव लेते हैं। किस टाइप के इनोवेटिव इनिशिएटिव लेते हैं? दे चैंपियन चेंज एंड ड्राइव अ कल्चर ऑफ इनोवेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये चेंज को समझ पाते हैं, उसके साथ कॉप अप कर पाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा कल्चरल चेंज लेकर आते हैं। एग्जाम्पल दिए हैं कुछ कॉर्पोरेट ये आपके कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर के, जिसमें स्टीव जॉब्स आते हैं जो एप्पल के फाउंडर हैं, जेफ बेजोस अमेजोन, लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन जो गूगल के एक तरीके से फाउंडर हैं। तो ये सारे आपके कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर के एग्जांपल दिए गए हैं। फैमिली बिजनेस क्या होता है? अ फैमिली बिजनेस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस इन विच वन और मोर फैमिली मेंबर हैव अ सिग्निफिकेंट ओनरशिप स्टेक एंड आर इन्वॉल्व्ड इन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस का ऐसा टाइप जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा फैमिली मेंबर का किसी बिजनेस में एक सिग्निफिकेंट स्टेक है और वो उस बिजनेस के ऑपरेशन और मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है, उसे कहा जाता है आपका फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंटरप्ले ऑफ फैमिली डायनेमिक, बिजनेस गोल्स, ओनरशिप स्ट्रक्चर। इसमें क्या क्या होता है? फैमिली डायनेमिक्स होते हैं, बिजनेस गोल्स होते हैं, ओनरशिप स्ट्रक्चर होता है, जो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक तरीके से। दे कैन रेंज फ्रॉम स्मॉल लोकल एंटरप्राइज टू लार्ज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। और इनका जो साइज हो सकता है वो एक स्मॉल लोकल एंटरप्राइज से लेकर एक लार्ज मल्टीनेशनल कंपनी तक हो सकता है। फैमिली बिजनेस आर ऑफन फाउंडेड विद स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ फैमिली वैल्यू, ट्रेडिशन एंड डिजायर टू पास द बिजनेस डाउन थ्रू जनरेशन। ये जब स्टेबलाइज करे जाते हैं तो इस फीलिंग के साथ स्टेबलाइज करे जाते हैं कि वैल्यूज को फॉलो करेंगे, ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए इस बिजनेस को बनाकर रखेंगे। फैमिली बिजनेस में फेस यूनिक challenges related to family dynamics, succession planning, governance and balancing personal relationship with decision making, business decision। तो फैमिली बिजनेस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? आपके फैमिली डायनेमिक, फैमिलीज में चेंजेस की वजह से प्रॉब्लम आती है। सक्सेशन प्लानिंग, गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है जो आपका, बैलेंसिंग पर्सनल रिलेशनशिप विद बिजनेस डिसीजन, बिजनेस डिसीजन के साथ अपनी पर्सनल रिलेशनशिप किस तरीके से मैनेज करनी है, इन सारी चीजों के चैलेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है फैमिली बिजनेस कैन बेनिफिट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज, शेयर्ड वैल्यू, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड फोकस ऑन लीगेसी। इसके बेनिफिट क्या क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज से अच्छा बेनिफिट मिलता है इन्हें, शेयर्ड वैल्यूज होती हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है और फोकस करते हैं ये लीगेसी बिल्डिंग पर। ये इसके बेनिफिट्स में एक तरीके से आ जाते हैं। भाई चीजों को बताया प्रोज ऑफ फैमिली बिजनेस की, एक फैमिली बिजनेस के क्या क्या फायदे होते हैं। तो नंबर 1 फायदे में आता है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ लॉयल्टी एंड कमिटमेंट अमंग फैमिली मेंबर। जो फैमिली मेंबर होते हैं उनके बीच में लॉयल्टी होती है, कमिटमेंट होती है स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट है शेयर्ड वैल्यू एंड कॉमन विजन फॉर द बिजनेस, बिजनेस के लिए शेयर्ड वैल्यूज होती है और उनका विजन कॉमन होता है। नेक्स्ट एबिलिटी टू मेक क्विक डिसीजन ड्यू टू क्लोज रिलेशनशिप एंड ट्रस्ट अमंग फैमिली मेंबर, फैमिली मेंबर के बीच में ट्रस्ट होने की वजह से डिसीजन मेकिंग जल्दी हो पाती है। नेक्स्ट है पोटेंशियल फॉर कंटिन्यूटी एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एज द बिजनेस कैन बी पास डाउन थ्रू जनरेशन। पोटेंशियल होती है कि बिजनेस को कंटिन्यू रख पाएं और एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाएं, क्योंकि बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन पास होना होता है। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी फॉर फैमिली मेंबर टू डेवलप लीडरशिप स्किल एंड गेन वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। फैमिली मेंबर होते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लीडरशिप स्किल्स डेवलप कर पाएं और एक वैल्यूएबल एक्सपीरियंस को गेन कर पाएं। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्स ऑफ फैमिली बिजनेस, क्या क्या नुकसान होते हैं। तो नंबर 1 कंफ्लिक्ट एंड डिसएग्रीमेंट अमंग फैमिली मेंबर कैन बी इम्पैक्ट डिसीजन मेकिंग एंड हिंड्रेंस बिजनेस ग्रोथ। अगर फैमिली मेंबर्स के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा, तो इससे बिजनेस के डिसीजन मेकिंग और बिजनेस की ग्रोथ दोनों चीजों पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है डिफिकल्ट सेपरेटिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप लीडिंग टू इमोशनल टेंशन विद इन द फैमिली। जो मेंबर्स हैं उनकी पर्सनल रिलेशन क्या है और आपस में प्रोफेशनल रिलेशन क्या है, उन चीजों को मेंटेन करने में, सेपरेट करने में क्या होता है, इमोशनल टेंशन बढ़ जाती है फैमिली के अंदर। लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन पर्सपेक्टिव एंड आइडियाज विच कैन लिमिट इनोवेटिव एंड क्रिएटिविटी। पर्सपेक्टिव एंड आइडियाज में डाइवर्सिटी की वजह से कमी होती है, जिसकी वजह से क्या इनोवेशन और क्रिएटिविटी नहीं आ पाती है। सक्सेशन प्लानिंग challenges as choosing the next generation of leader can be complex and emotional process। सक्सेशन प्लानिंग का एक चैलेंज होता है कि अब नेक्स्ट जनरेशन में इस बिजनेस को कौन लीड करेगा, ये एक इमोशनल प्रोसेस होता है और क्या कर देता है, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देता है फैमिली मेंबर्स के बीच में। नेक्स्ट है पोटेंशियल फॉर फेवरटिज्म एंड नेपोटिज्म विच कैन क्रिएट रिसेंटमेंट अमंग फैमिली नॉन फैमिली एम्प्लॉइज। पोटेंशियल होती है इसमें ये फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म क्रिएट करने की, क्योंकि इससे क्या होता है फिर
जो नॉन फैमिली एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं उनके अंदर रिसेंटमेंट आ जाती है। वो एक तरीके से इसको उन्हें ये अच्छा नहीं लगता है कि जब जो फैमिली मेंबर है वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और उन एम्प्लॉय को सपोर्ट करने के लिए कोई भी चीज नहीं करी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली बिजनेस की। एक फैमिली बिजनेस का आपका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो द स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली बिजनेस कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन साइज, इंडस्ट्री एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। जो फैमिली बिजनेस है उसका स्ट्रक्चर किस चीज पर डिपेंड करता है? साइज, इंडस्ट्री एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के ऊपर कि बिजनेस को साइज क्या है, बिजनेस की इंडस्ट्री कौन सी है और उसकी क्या क्या स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हैं या रिक्वायरमेंट हैं। नंबर 1 आता है आपका ओनरशिप। तो फैमिली बिजनेस आर टिपिकली ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मेंबर ऑफ सेम फैमिली। जो फैमिली बिजनेस होते हैं वो सेम फैमिली मेंबर के द्वारा ओन करे जाते हैं और कंट्रोल्ड करे जाते हैं। ओनरशिप कैन बी डिवाइडेड अमंग फैमिली मेंबर बेस्ड ऑन देयर कंट्रीब्यूशन टू द बिजनेस। जो ओनरशिप है वो किस चीज के बेसिस पर डिवाइड होती है कि फैमिली मेंबर ने कितना कितना कंट्रीब्यूशन कर रखा है बिजनेस में, अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड प्लान फॉर सक्सेशन, या फिर अगर सक्सेशन का कोई और पहले से डिसाइडेड प्लान है उसके अकॉर्डिंग ओनरशिप डिवाइडेड होती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो फैमिली बिजनेस ओपन है वो फैमिली मेंबर इन्वॉल्व इन मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस। फैमिली बिजनेस होते हैं उसमें फैमिली मेंबर इन्वॉल्व होते हैं जो कि बिजनेस को मैनेज करने में इन्वॉल्व होते हैं। दिस कैन इंक्लूड फैमिली मेंबर सर्विंग इन एग्जीक्यूटिव रोल सच एज सीईओ, सीएफओ और अदर की पोजीशन। इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स आ जाते हैं जो कि फैमिली के मेंबर्स सीईओ पोजीशन पर हैं, सीएफओ पोजीशन पर हैं या किसी अदर की पोजीशन पर हैं। नॉन फैमिली मेंबर में ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम स्पेशली इन लार्ज फैमिली बिजनेस। अगर लार्ज फैमिली बिजनेस होता है तो नॉन फैमिली मेंबर भी इस टीम का पार्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट है गवर्नेंस। तो फैमिली बिजनेस में है फॉर्मल गवर्नेंस स्ट्रक्चर इन प्लेस टू मैनेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड प्लान फॉर सक्सेशन। जो फैमिली बिजनेस होते हैं उनका जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्मल होता है। इसमें डिसीजन मेकिंग होती है का प्रोसेस होता है, एक पूरा कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करे जाते हैं और सक्सेशन के लिए प्लानिंग की जाती है। This can include a board of director or an advisory board that can include both family and non-family member। इनका भी एक board of director होता है, एक advisory board होता है जिसके अंदर family और non-family दोनों तरीके के member involve होते हैं। Next है succession planning। तो one of the key challenge for family business is planning for transition of leadership from one generation to next generation। जो सबसे बड़ा चैलेंजेस होता है फैमिली बिजनेस का वो क्या होता है? सक्सेशन प्लानिंग। मतलब अब आने वाली नेक्स्ट जनरेशन में इस बिजनेस को लीड कौन करेगा, वो चीज इसका सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो सक्सेशन प्लानिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड प्रिपेयरिंग नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडर विद इन द फैमिली एज वेल एज स्टेबलाइजिंग प्रोसेस फॉर ट्रांसफरिंग ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। तो सक्सेशन प्लानिंग के अंदर क्या होता है? जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें से आइडेंटिफाई करना कि आगे चलकर इस बिजनेस को कौन लीड करेगा, और जो ओनरशिप और स्टेक ट्रांसफर का प्रोसेस है वो चीज आइडेंटिफाई करना है। ये सारी चीज आती है हमारी सक्सेशन प्लानिंग के अंदर। नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज एसेंशियल इन फैमिली बिजनेस टू इंश्योर दैट ऑल फैमिली मेंबर आर इन्फॉर्म्ड एंड इन्वॉल्व्ड इन की डिसीजन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जरूरी है फैमिली बिजनेस में ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी सारे मेंबर रहेंगे वो इन्फॉर्म रहे और अगर कोई भी की डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट हो। क्लियर कम्युनिकेशन चैनल एंड रेगुलर फैमिली मीटिंग कैन हेल्प प्रिवेंट मिसअंडरस्टैंडिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट। अगर कम्युनिकेशन चैनल क्लियर होगा और रेगुलर मीटिंग्स होंगी फैमिली की तो ये किस चीज से प्रिवेंट करेगा? मिसअंडरस्टैंडिंग और कॉन्फ्लिक्ट से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है वैल्यूज एंड कल्चर। तो फैमिली बिजनेस ऑफन हैव अ स्ट्रांग वैल्यूज एंड यूनिक कल्चर दैट इज शेप्ड बाय फैमिलीज हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड शेयर्ड एक्सपीरियंस। जो फैमिली बिजनेस होते हैं उनकी स्ट्रांग वैल्यूज होती है, उनका जो कल्चर होता है वो यूनिक होता है, जिससे क्या होता है फैमिली बिजनेस की एक हिस्ट्री, ट्रेडिशन और एक्सपीरियंस क्रिएट हो जाता है। दीज वैल्यूज कैन गाइड डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर विद इन द बिजनेस। और ये जो वैल्यूज होती हैं ये क्या करती हैं? बिजनेस को, डिसीजन मेकिंग को और बिजनेस के बिहेवियर को गाइड करती हैं, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवाती हैं। नेक्स्ट है प्रोफेशनलाइजेशन। तो एज फैमिली बिजनेस ग्रो एंड इवॉल्व दे मे नीड टू बी प्रोफेशनलाइज देयर ऑपरेशन बाय इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मल प्रोसेस, सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। अब एक फैमिली बिजनेस अगर ग्रो करता है, इवॉल्व होना शुरू हो जाता है ग्लोबल वर्ल्ड में या आपके मार्केट में, ग्लोबल मार्केट में, तो उसमें क्या होता है फिर प्रोफेशनलाइज की नीड होती है कि वो अपने ऑपरेशन को एक फॉर्मल प्रोसेस, सिस्टम और स्ट्रक्चर के थ्रू परफॉर्म करे। दिस कैन हेल्प इंश्योर द लॉन्ग टर्म सक्सेस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। इससे क्या होता है लॉन्ग टर्म सक्सेस और सस्टेनेबिलिटी मेंटेन हो पाती है बिजनेस की। ठीक है,
ये आपके थे कुछ फैमिली बिजनेस से रिलेटेड की पॉइंट्स की क्या आपका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, किस तरीके से इन्हें मैनेज करा जाता है। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका वो है काइंड्स ऑफ फैमिली फर्म की जो ये फैमिली फर्म्स होती हैं इसके क्या-क्या काइंड्स होते हैं। तो फैमिली फर्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया सच एज ओनरशिप, स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट, साइज, इंडस्ट्री एंड जनरेशन। जो ये फैमिली फर्म होती हैं उन्हें हम कई सारे बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं जैसे कि ओनरशिप स्ट्रक्चर के बेसिस पर, मैनेजमेंट इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पर, साइज, इंडस्ट्री और जनरेशन के बेसिस पर। इनमें से कुछ कॉमन टाइप के फैमिलीज फर्म हैंगी कौन-कौन सी पहली आती है इसमें सोल प्रोप्राइटरशिप। तो अ फैमिली फर्म ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल टिपिकली फाउंडर और मेंबर ऑफ द फैमिली। एक फर्म ऐसी जो कि जिसमें जिसे सिर्फ एक इंडिविजुअल मैनेज करे, फैमिली का एक मेंबर ही मैनेज करे जो उसे बनाता है, वो कहलाती है आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप। द बिजनेस इज नॉट इनकॉर्पोरेटेड एंड द ओनर हैज फुल कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग। ये जो बिजनेस होता है ये इनकॉर्पोरेटेड नहीं होता है और इसमें जो डिसीजन मेकिंग के पूरा कंट्रोल होता है वो सिर्फ ओनर के पास ही होता है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप। तो फैमिली फर्म वेयर ओनरशिप इज शेयर्ड अमंग टू और मोर फैमिली मेंबर हु एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। पार्टनरशिप क्या होती है? एक ऐसा फैमिली बिजनेस जिसके अंदर जो ओनरशिप हो वो 2 या 2 से ज़्यादा फैमिली मेंबर्स के बीच में शेयर हो रखी हो जो कि बिज़नेस को मैनेज करने में इन्वॉल्व होते हैं। पार्टनरशिप कैन बी जनरली पार्टनरशिप लिमिटेड जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। पार्टनरशिप 3 तरीके की हो सकती है, जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप या फिर आपकी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। नेक्स्ट तरीके का फैमिली बिज़नेस होता है आपका कॉर्पोरेशन। तो फैमिली फर्म दैट आर स्ट्रक्चर्ड कॉर्पोरेशन विद ओनरशिप डिवाइडेड इनटू शेयर दैट कैन बी हेल्ड बाय फैमिली मेंबर। ये कॉर्पोरेशन किस टाइप की होती है? एक ऐसा ही फैमिली फर्म जिसके अंदर जो ओनरशिप है वो शेयर्स में डिवाइड हो रखी हो और फैमिली मेंबर्स ने वो शेयर हेल्ड कर रखे हो। कॉर्पोरेट फैमिली फर्म में हैव अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑफिसर एंड शेयर होल्डर हु प्ले डिफरेंट रोल इन गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। जो ये कॉर्पोरेट फैमिली फर्म होती हैं इनके अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, अपने ऑफिसर होते हैं, अपने शेयर होल्डर होते हैं जो कि क्या करते हैं इसके फैमिली बिजनेस के गवर्नेंस और मैनेजमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है फैमिली ओन्ड बिजनेस। So business where a significant portion of ownership is held by family member but not all family member are actively involved in management of business। एक ऐसा फैमिली बिजनेस जिसके अंदर जो बिजनेस है उसका ज्यादातर ओनरशिप फैमिली मेंबर्स ने हेल्ड कर रखी है, लेकिन फैमिली मेंबर्स ने हेल्ड तो कर रखी है बट वो सारे फैमिली मेंबर उस बिजनेस के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, तो उसे कहा जाता है आपका फैमिली ओन्ड बिजनेसेस। फैमिली ओन्ड बिजनेसेस में हैव नॉन फैमिली एग्जीक्यूटिव और मैनेजर रनिंग डे टू डे ऑपरेशन। तो जो फैमिली ओन्ड बिजनेस होते हैं उसमें जो नॉन फैमिली एग्जीक्यूटिव होते हैं वो डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज करने में इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है फैमिली मैनेज्ड बिजनेसेस। तो फर्म वेयर फैमिली आर एक्टिवली इन्वॉल्वड इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द बिजनेस। ऐसी फर्म जिनके अंदर जो फैमिली मेंबर होते हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस के मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो उस चीज को कहा जाता है आपका फैमिली मैनेज्ड बिजनेसेस। फैमिली मैनेज्ड बिजनेस ऑफन हैव अ मिक्स ऑफ फैमिली एंड नॉन फैमिली एम्प्लॉय वर्किंग टुगेदर। इस टाइप के बिजनेस के अंदर फैमिली और नॉन फैमिली एम्प्लॉय दोनों आपस में मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टी जनरेशनल फैमिली बिजनेस। तो फैमिली फर्म दैट हैव पास्ड डाउन थ्रू मल्टीपल जनरेशन विद ईच जनरेशन कंट्रीब्यूटिंग टू ग्रोथ एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस। ऐसी फैमिली फर्म जिसके अंदर जो मल्टीपल जनरेशन से पास होकर आई है और हर जनरेशन ने उसमें कंट्रीब्यूशन करा है उसकी ग्रोथ में और उसकी सक्सेस में, तो उसे कहा जाता है आपका मल्टी जनरेशनल फैमिली बिजनेस। मल्टी जनरेशनल फैमिली बिजनेस फेस यूनिक चैलेंज रिलेटिंग टू सक्सेशन प्लानिंग एंड प्रिजर्विंग फैमिली वैल्यूज। जो ये मल्टी जनरेशनल फैमिली बिजनेस होता है ये सक्सेशन प्लानिंग में और फैमिली वैल्यूज को प्रिजर्व करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस। तो फैमिली फर्म दैट आर क्लासिफाइड एज स्मॉल और मीडियम साइज्ड बिजनेस बेस्ड ऑन देयर एनुअल रेवेन्यू, नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंड मार्केट शेयर्स। ऐसी फैमिली फर्म जिसे हम स्मॉल और मीडियम साइज एंटरप्राइज में क्लासिफाई कर देते हैं, किसके बेसिस पर? उसके रेवेन्यू के बेसिस पर, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पर और मार्केट शेयर के बेसिस पर, तो उसे कहा जाता है आपका स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइज। SME family play a significant role in local economies and often have close ties to their community। ये जो बिजनेस होते हैं इनका कम्युनिटीज के साथ एक क्लोज टाई अप होता है और लोकल लेवल पर ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल प्रोवाइड करवाते हैं।
नेक्स्ट है फैमिली बिजनेस ग्रुप, तो नेटवर्क ऑफ रिलेटेड फैमिली फर्म दैट ऑपरेट अंडर अ कॉमन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन और होल्डिंग कंपनी। ऐसी छोटी छोटी फैमिली फर्म का नेटवर्क जो कि एक कॉमन ओनरशिप के अंदर, कॉमन कंपनी के अंदर ऑपरेट होती हैं, उन्हें कहा जाता है फैमिली बिजनेस ग्रुप। फैमिली बिजनेस ग्रुप में हैव डाइवर्सिफाइड बिजनेस इंटरेस्ट अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्री एंड ज्योग्राफीज। जो ये फैमिली बिजनेस ग्रुप होते हैं उनके अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री और ज्योग्राफीज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है फैमिली ऑफिस, तो अ टाइप ऑफ फैमिली फर्म दैट मैनेज द फाइनेंशियल अफेयर एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ वेल्दी फैमिली। एक ऐसे टाइप की फैमिली फर्म जो कि क्या करती हो, जो वेल्दी फैमिली होंगी उनके फाइनेंशियल अफेयर और इन्वेस्टमेंट को मैनेज करती हो, उसे कहा जाता है आपका फैमिली ऑफिस। फैमिली ऑफिस प्रोवाइड अ रेंज ऑफ सर्विस, ये कई सारे टाइप की सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, स्टेट प्लानिंग एंड प्लानेथोरपी। तो ये आपके थे टाइप्स ऑफ फैमिली बिजनेस की, हमने फैमिली बिजनेस को किन छोटे छोटे टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है जो हमें देखना है वो है आपका कल्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ फैमिली फर्म। जो ये फैमिली फर्म है इनका कल्चर क्या होता है और इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो द कल्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ फैमिली फर्म आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग फैमिली डायनेमिक, वैल्यू, ट्रेडिशन, बिजनेस प्रैक्टिस एंड एक्सटर्नल मार्केट कंडीशंस। जो फैमिली फर्म का कल्चर है और इवोल्यूशन है वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि फैमिली डायनेमिक्स हो गया, ट्रेडिशन हो गए, वैल्यूज हो गई, बिजनेस प्रैक्टिस हो गई और एक्सटर्नल मार्केट कंडीशंस हो गई। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें किस चीज पर, जो ये सारे कल्चर एंड इवोल्यूशन के फैक्टर्स होते हैं, इनका जो सीधा इम्पैक्ट होता है वो बिजनेस की लॉन्ग टर्म सक्सेस और सस्टेनेबिलिटी पर पड़ता है। तो इन चीजों को हम एक बार समझते हैं। सबसे पहले फैमिली बिजनेस एंड ट्रेडिशन, वैल्यूज एंड ट्रेडिशंस। तो फैमिली फर्म आर ऑफन बिल्ट ऑन फाउंडेशन ऑफ शेयर्ड वैल्यू, ट्रेडिशन एंड बिलीफ दैट पास डाउन थ्रू जनरेशन। जो ये फैमिली बिजनेस होते हैं वो बेसिकली बने ही फैमिली की वैल्यूज, ट्रेडिशन और कल्चर पर बेसिस पर बने होते हैं, जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होते हैं। दीज वैल्यूज कैन शेप द कल्चर ऑफ बिजनेस। ये जो वैल्यूज होती हैं वो बिजनेस के कल्चर की को शेप देती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, और रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर और बिजनेस की रिलेशनशिप को भी एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने में एक ग्रेट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आता है फैमिली डायनेमिक्स, तो द डायनेमिक्स विद इन द फैमिली कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन कल्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ फैमिली फर्म। जो फैमिली की डायनेमिक्स होती हैं उनका भी फैमिली बिजनेस के ऊपर, फैमिली फर्म के ऊपर एक ग्रेट इम्पैक्ट होता है, सिग्निफिकेंट रोल प्ले वो करती हैं। इश्यूज सच एज सक्सेशन प्लानिंग, कॉन्फ्लिक्ट अमंग फैमिली मेंबर, कम्युनिकेशन चैलेंजेस एंड डिफरिंग एक्सपेक्टेशंस कैन शेप हाउ द बिजनेस ऑपरेशन एंड ग्रो ओवर टाइम। जो ये आपका डायनेमिक्स है कि फैमिली डायनेमिक्स, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि सक्सेशन प्लानिंग से रिलेटेड इशू आ गया, कन्फ्लिक्ट आएगा फैमिली मेंबर्स के बीच में, वो इशू आ गया, कम्युनिकेशन चैलेंज आ गए आपके, डिफरिंग एक्सपेक्टेशंस आ गई, जो कि क्या करती हैं, ये सारी चीजें शेप करती हैं कि बिजनेस है वो किस तरीके से ऑपरेट होगा और किस तरीके से ग्रो करेगा। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, तो फैमिली फर्म टेंड टू हैव अ लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन फोकसिंग ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ एंड परसीविंग द बिजनेस फॉर फ्यूचर जनरेशन। जो फैमिली फर्म है उसका जो एक तरीके से माइंडसेट होता है, व्यू होता है, वो क्या होता है, वो इस तरीके इसलिए फॉर्म करे गए होते हैं कि वो सस्टेनेबल ग्रोथ करें और आने वाली जनरेशन के लिए बिजनेस को प्रिवेंट करें। द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कैन इन्फ्लुएंस स्ट्रेटेजिक डिसीजन। जो ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है इससे स्ट्रेटेजिक डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है। इन्वेस्टमेंट एंड रिलेशनशिप विद एम्प्लॉय भी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है, कस्टमर्स पर इम्पैक्ट पड़ता है और स्टेक होल्डर पर भी इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है सक्सेशन प्लानिंग, तो वन ऑफ द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ फैमिली फर्म इज सक्सेशन प्लानिंग। जो एक सबसे बड़ा क्रिटिकल स्टेप है फैमिली फर्म के अंदर वो होता है सक्सेशन प्लानिंग का। ये कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। प्लानिंग फॉर लीडरशिप ट्रांजिशन विद इन द फैमिली कैन हेल्प इंश्योर द कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ओवर टाइम। ये डिसाइड करना कि आगने वाली जनरेशन में से बिजनेस को लीड कौन पर्सन करेगा, वो चीज कहलाती है आपकी सक्सेशन प्लानिंग। और सक्सेशन प्लानिंग का जो ये डिसीजन है, ये इस चीज पर ही बिजनेस की कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी और ग्रोथ डिपेंड करती है। इफेक्टिव सक्सेशन प्लानिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग एंड डेवलपिंग फ्यूचर लीडर। एक अच्छी सक्सेशन प्लानिंग तब होती है जब जो आइडेंटिफाई कर पाए और डेवलप कर पाए फ्यूचर लीडर को, स्टेबलाइज क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली स्टेबलाइज कर पाए और एड्रेस कर पाए पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट एंड चैलेंजेस को। नेक्स्ट आता है आपका प्रोफेशनलाइजेशन, तो एज फैमिली ग्रो एंड इवॉल्व दे ऑफन अंडरगो अ प्रोसेस ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन टू इम्प्रूव गवर्नेंस, मैनेजमेंट प्रैक्टिस एंड ऑपरेशनल।
अब एक फैमिली फर्म अगर ग्रो होती है, इवॉल्व होती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, फिर प्रोफेशनलाइजेशन लाना होता है अपने प्रोसेस के अंदर, अपने ऑपरेशंस के अंदर, अपने मैनेजमेंट के अंदर। Professionalization may involve hiring non-family executive, implementing corporate governance structure, adopting best practice in finance and operation, and seeking external expertise to support business growth. प्रोफेशनलाइजेशन के अंदर आपकी क्या-क्या चीजें आती हैं? नॉन फैमिली एग्जीक्यूटिव को हायर करना, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट करना, बेस्ट प्रैक्टिस फाइनेंस और ऑपरेशन से रिलेटेड बेस्ट प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करना, एडॉप्ट करना और एक्सटर्नल एक्सपर्टीज की हेल्प लेना बिजनेस को मैनेज करने में, वो चीज कहलाती है आपकी प्रोफेशनलाइजेशन। नेक्स्ट है इनोवेशन एंड एडेप्टेशन। तो फैमिली फर्म नीड टू बी इनोवेट एंड अडेप्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन। जो फैमिली फर्म होनी चाहिए वो इनोवेटिव होनी चाहिए और चेंजिंग मार्केट कंडीशन को अडेप्ट करने वाली होनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड कॉम्पिटिटिव प्रेशर टू रिमेन रिलेवेंट एंड कॉम्पिटिटिव। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है और कॉम्पिटिटिव प्रेशर है, ये भी रिलेवेंट और कॉम्पिटिटिव होने चाहिए। Embracing innovation, fostering a culture of continuous learning and being open to new idea can help family firm evolve and thrive in dynamic environment। अगर हम इनोवेशन को गेन करते जाएंगे, नई नई चीजें अडॉप्ट करते जाएंगे, न्यू न्यू इनोवेटिव चीजें, तो ये क्या करेंगी, फैमिली फर्म को इवॉल्व होने में, डायनेमिक मार्केट कंडीशन के साथ कॉप अप करने में भी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है एक्सटर्नल रिलेशनशिप। तो फैमिली फर्म आर एम्बेडेड इन ब्रॉडर सोशल, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल कंटेक्स्ट दैट इन्फ्लुएंस देयर कल्चर एंड इवोल्यूशन। फैमिली फर्म कई सारे के लिए कई सारे और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल कंटेक्स्ट में, जो कि फैमिली फर्म के कल्चर और इवोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉय, इन्वेस्टर एंड अदर स्टेक होल्डर इज एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग ग्रोथ एंड रेपुटेशन ओवर टाइम। तो इन सभी के साथ जो भी हमारे कस्टमर है, सप्लायर है, एम्प्लॉय है, इन्वेस्टर है और स्टेक होल्डर है, उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करनी होती है, जिससे क्या हो, हमारा बिजनेस सस्टेन कर पाए, ग्रो कर पाए और रेपुटेशन मेंटेन कर पाए ओवर द टाइम। तो ये था आपका कंसेप्ट किस चीज का, कि जो ये कल्चर एंड इवोल्यूशन है फैमिली बिजनेस का, वो किस तरीके से हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इसके साथ आपकी ये यूनिट नंबर 2 की वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। सिर्फ इतना ही कंटेंट आपको आपके एग्जाम के लिए कवर करना है। होप सो आप सभी के लिए वीडियो यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कंटेंट के लिए